हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर वैभव सोलंकी आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। क्लास 11th का ये सेकंड नंबर चैप्टर है, जिसको आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात किया था, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। इसके बाद उसके 3 लेक्चर्स करने के बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के थे, और उसके अलावा हमने लगभग 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स के। उस चैप्टर को खत्म करने के बाद अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े हैं। इसमें हम लोग किस बारे में बात करेंगे? देखिए, जब क्लासिफिकेशन की बात आई तो हम जान रहे थे प्लांट है, एनिमल है, अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले किस तरह से क्लासिफाई किया गया? क्या प्लांट के हाइट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, क्या उसके कलर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया, या उसके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वालिफाई किया गया कि प्लांट है या एनिमल है? ठीक है, इन चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले इसके इंट्रो की बात करेंगे। एक नाम आता है यहाँ पे, एक नाम आता है यहाँ पे, एरिस्टोटल। क्या नाम आता है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिन्हें आप हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से क्लासिफाई किया था प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब देखिए, तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया वो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया, प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? उनके साइज के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से, स्मॉल प्लांट्स, मीडियम प्लांट्स और लार्ज प्लांट्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स को जो इन्होंने क्लासिफाई किया है, ये लैंड पे रहने वाले एनिमल है या वाटर में रहने वाले एनिमल है या एयर में रहने वाले एनिमल है, इसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया। जब ये क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, ये कैसे तय किया गया कि उनका जो हैबिटेट है वो कैसा है, लैंड है, एयर है, वाटर है, उनके हैबिटेट के हिसाब से। उसी तरह से प्लांट में कैसे किया? उनके हाइट के हिसाब से, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये दोनों क्या है? ये जो आपने यहाँ पे देखा है, ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये जो दो चीजें आप देख रही हैं, दो मैंने जो सर्कल किया है, इन दो चीजों को आप जो देख रहे हो, ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टर्स हम अपने खुले आंखों से देख पाते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमें बाहर से दिख रही है, एनाटॉमी जो अंदर से दिख रही है। मैंने पिछले क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि अगर आप देख पा रहे हो तो मेरी दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, ये क्या है? मेरा मॉर्फोलॉजी। ये मेरी क्या हो गई? मॉर्फोलॉजी। मेरी एनाटॉमी क्या है? मेरे पास दो किडनीज है जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, वो ब्लड को फिल्टर कर रही है, और जो हमारे बॉडी में जो है वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको फिल्टर करके अलग कर रही हैं। ये काम कौन कर रहा है? किडनी। ये किसके अंदर आएगा? मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी? ये आएगा एनाटॉमी के अंदर। क्लियर बात? तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी आप समझ पा रहे हो। इसी तरह से प्लांट में अगर देखें तो किसी प्लांट का कितना हाइट होगा, किसी प्लांट का कितना जो है विड्थ होगा, किसी प्लांट का पत्ते कैसे होंगे, उसके फ्रूट्स कैसे होंगे, ये उसकी क्या है? मॉर्फोलॉजी। और प्लांट के अंदर उसका सीड स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लांट के अंदर उसका कैम्बियम कैसा होगा, कैम्बियम क्या होता है, ये सब मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस जरूर करूंगा। उसके अलावा उसके अंदर जैसे जाइलम, फ्लोएम, इन सब चीजों के का जब स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। क्लियर है बात? चलिए आगे देखें। तो एरिस्टोटल ने प्लांट को बांटा है 3 तरीके से। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। क्लियर है बात? तो 3 तरह से बांटा गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हर्ब्स क्या होते हैं? ये जो हर्ब्स है ये होते क्या है? स्मॉल प्लांट्स, ये हो गए मीडियम प्लांट्स, और ये हो गए लार्ज प्लांट्स। आप देख भी पा रहे होंगे
ये जो हर्ब्स हैं ये छोटे छोटे हैं, देखो जैसे पुदीने का पत्ता हो गया, धनिए का पौधा हो गया, और छोटे छोटे जो भी ग्रासेस वगैरह होते हैं वो सब, जैसे डूब ग्रासेस वगैरह होते हैं जो पूजा में भी प्रयोग में आते हैं, वो सब क्या है, हर्ब्स में आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। मतलब इतने छोटे छोटे प्लांट्स, इतने बड़े बड़े प्लांट्स, सब क्या हो गए, हर्ब्स हो गए। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो बातें आती है श्रब्स के बारे में। श्रब्स क्या होता है, जो मीडियम हाइट के प्लांट्स होते हैं। मीडियम हाइट मतलब आपके हाइट के प्लांट, आपके हाइट से थोड़े छोटे प्लांट, आपके हाइट से थोड़े बड़े प्लांट, जो कि आपके घरों में, आपके गार्डन में, आपके आसपास के छोटे मोटे पार्क्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ आते हैं लार्ज प्लांट्स, जो जनरली आपके घर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत आसपास के पार्क्स में, गार्डन में देखने के लिए मिलते हैं, और ज्यादा मात्रा में आपको बड़े जंगलों में देखने के लिए मिलते हैं। आप देख पा रहे हो जैसे सागवान का पौधा, सॉरी, जैसे सागवान का पौधा, साल का पौधा, इसके अलावा जैसे पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, ये सब क्या हो गया, लार्ज ट्रीज में आए। तो ये हो गया ट्रीज, इससे छोटे श्रब्स, इससे छोटे हर्ब्स। क्लियर है बात? हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है, इन्हें क्लासिफाई किया गया है। किनके द्वारा? तो एरिस्टोटल के द्वारा। देखिए कह रहा है, एक और क्लासिफिकेशन किया गया एरिस्टोटल के द्वारा, जिसका नाम दिया गया एनिमल्स। क्या नाम दिया गया? एनिमल्स। एनिमल्स कहा गया उनको। एनिमल्स किस बेसिस पे कहेंगे? कहेंगे कि एनिमल्स कैसे कैसे होंगे, जिनमें रेड ब्लड होगा। रेड ब्लड यानी आरबीसीज पाई जाएंगे, और विदाउट रेड ब्लड जिनमें आरबीसीज नहीं पाई जाएंगी। आप यहाँ दो फॉर्म में देख पा रहे हो, एक तो आरबीसीज वाले, एक जिनमें आरबीसीज नहीं पाई जाएंगी। अब उन्हें आरबीसी का पता हो ना हो, उन्हें ये तो पता था कि रेड ब्लड है, ठीक है, ब्लड का कलर रेड है। किन में? मैमल्स में। मैमल्स कौन? जो वीवी पैरस होंगे, अंडे नहीं देंगे, बच्चे देंगे। लिजार्ड, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, लिजार्ड जो होते हैं, जैसे ये तो रेप्टाइल्स में आएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं? इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताओगे। बर्ड्स यानी एव्स, उसके बाद फिशेस। अभी जो है ये सारे सब के सब क्या है, रेड ब्लड है। क्लियर है बात? बर्ड्स का ब्लड रेड हो गया, फिशेस का ब्लड रेड हो गया, लिजार्ड का रेड हो गया, मैमल्स का रेड हो गया। इस तरह से इन्होंने बांटा हुआ था। आगे कैसे बांटा? इंसेक्ट या जेलीफिश, ये सब जो होंगे बिना रेड ब्लड वाले होंगे। मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या था, बहुत ही बेसिक था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक था, बहुत ही निम्न स्तर पर इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को नहीं देखा इन्होंने। आगे अगर हम देखते हैं तो लिनियस ने बांटा टू किंगडम में। लिनियस ने बांटा टू किंगडम। ये कौन है? ये कौन है? कैरोलस लिनियस, जिनका पूरा नाम क्या है, कार्ल वॉन लिन। क्लियर है बात? क्या नाम है इनका? कार्ल वॉन लिन। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कैरोलस लिनियस के नाम से। इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट्स और एनिमल्स। क्या रहा है, that include both plants and animals. Classification of organisms into plants and animals was easily done. इसको बहुत इजी तरीके से बना दिया गया, बहुत ही टफ नहीं पड़ा इनके लिए। क्यों नहीं टफ पड़ा भाई? तो आगे हम देखते हैं इसमें। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, देखिए प्लांटे और एनिमेलिया दो तरह से बांटा गया। सिंपल आपको दिख रहा है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जो एनिमल्स है वो यहाँ पे एनिमेलिया में आ रहे हैं। देखिए बहुत ही रिसेंटली इसको क्लासिफाई किया गया है। कह रहा है लिनियस system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non-photosynthetic organisms. इस लाइन को एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जब भी मैं आपको कहूं कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप टाइम मैं आपको बहुत कम दूंगा, 2 सेकंड 3 सेकंड काफी है। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन करना है तो पॉज करेंगे वीडियो को और नोट डाउन कर लेंगे। देखिए आगे कह रहा है, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था केवल और केवल प्लांट और एनिमल में। ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए किन में? नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए किन में? यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में,
फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। ठीक है, अब बात करें कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं। यूकैरियोट, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, कैरियन मतलब होता है सेल। जो ट्रू सेल्स होंगे वो क्या होंगे, यूकैरियोट्स। आगे क्या है, प्रोकैरियोट्स, जो प्रिमिटिव सेल्स थे, शुरुआत के दौर के जो सेल्स थे, ठीक है, यूकैरियोट से पहले वाले सेल्स, जो कि अभी भी देखने के लिए मिलते हैं प्रोकैरियोट सेल्स, लेकिन वो क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं, उनमें डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ रहता है, उनमें ऑर्गेनेल्स आपको पूरी फुल वेल डिफाइंड देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसमें बांट नहीं पाए कि किसमें प्रोकैरियोट किसमें यूकैरियोट। जैसे ये प्लांट है, तो किस प्लांट में प्रोकैरियोटिक होगा किसमें यूकैरियोटिक होगा ये नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा प्लांट मल्टीसेलुलर कौन सा यूनिसेलुलर होगा, क्या सारे मल्टीसेलुलर होंगे या क्या सारे यूनिसेलुलर होंगे। एनिमल है तो क्या सारे एनिमल मल्टीसेलुलर होंगे या क्या सारे एनिमल यूनिसेलुलर होंगे, इस बारे में इन्होंने कुछ भी बात ही नहीं की। समझ में आ रहा बात। आगे देखें, इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं बताया। जैसे कुछ प्लांट जो है वो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, अब प्लांट किंगडम में इन्होंने वैसे ऑर्गेनिज्म को भी तो डाला था जो कीमोसिंथेटिक थे। समझ में आ रही बात, कुछ बैक्टीरिया थे जो कीमोसिंथेटिक थे, तो इन्होंने केवल टू किंगडम दिया था, तो इन्हें ये भी बताना चाहिए था। तो ये सब चीजें इन्होंने डिस्कस नहीं किया था। क्या डिस्कस नहीं किया था, तो ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। चलिए आगे हम बात करें। देखिए, सबसे पहले आता है इन्होंने क्या इंक्लूड किया प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर भैया, तो प्लांट्स के अंदर किनको इंक्लूड किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को। इसके बाद इंक्लूड किया इन्होंने एल्गी को। एल्गी आप देख पा रहे हैं, एल्गी आपने देखा भी होगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे फोटोज को ऐड किया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से मैच कर सको। तो एल्गी हो गया। इसके बाद अगर बात करो तो फंजाई, फंजाई भी आपने देखा हुआ है, यहाँ अलग अलग तरह के फंजाई होते हैं। यहाँ पे एक तरह का फंजाई का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं फंजाई को पढ़ाऊंगा तो आपको इस सब तरह के डायग्राम के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे फोटोज दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने और क्या डिस्कस किया, ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया, ठीक है। ब्रायोफाइट आप देख पा रहे हैं, ब्रायोफाइट की तस्वीर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखें, इन्होंने जो है टेरिडोफाइट्स को डिस्कस किया, इन्होंने जो है जिम्नोस्पर्म, इन्होंने एंजियोस्पर्म, इन सब को डिस्कस कर दिया था। देखिए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबका फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। कैसे होते हैं, इनका क्या हैबिटेट होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं एक, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन देयर सेल्स। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात देखी गई इसमें कि जो प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होंगे प्लांट सेल में, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन, ठीक है, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उनके सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बाकी अगर हम देखते हैं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बहुत बात हो गई इसके बारे में, सेल वॉल होगा नहीं होगा, ये तो आप पहले से भी जान रहे होगे। कह रहा है ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी इवन दो दे वाइडली डिफर अदर कैरेक्टर्स। एनिमल्स को एक कैटेगरी में डाला गया, मतलब एक एनिमल किंगडम बनाया गया, जबकि उनके बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे से डिफर थे, एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। चलिए, कह रहा है लीनियस प्लेस्ड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अदर ग्रुप्स अंडर यूकैरियोट। मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सबको भी उन्होंने यूकैरियोटिक में ही डाल दिया, ठीक है। आगे देखें, ये देखिए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, क्या यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं क्लियर? सेल ऑर्गेनेल्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डिफाइंड सेल नहीं है। चलिए, ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल्स अंडर वन ग्रुप। जैसे कि देखिए क्लाइमेडोमोनास, स्पैरो वगैरह, इन सबको जो है एल्गी में डाल दिया गया। ये सब जो भी है ये एल्गी है, ठीक है। देखिए क्लाइमेडोमोनास कैसा है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। स्पैरो वगैरह कैसा है, आपका मल्टी सेलुलर है। ये सब के सब किस में आ गए, एक ही में आ गए, एक ही ग्रुप में
देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो मैंने बताया था आपको पॉइंट कि उन्होंने नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से बात नहीं की, मतलब यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा इस बारे में उन्होंने बातें नहीं की। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ये क्लासिफिकेशन के बीच में जब बात हो रही थी तो इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया किसके बीच में, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में और ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ऑटोट्रॉपिक के साथ आप देख रहे हो एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोल रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक कैसे हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है और ग्रीन प्लांट्स क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस जो करेगा वो क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेगा। हेटेरोट्रॉपिक जो किसी पे डिपेंड करेगा तो वो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप, जैसे फंजाई। देखिए या तो एज ए पैरासाइट होगा, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे किसी न किसी लकड़ी के टुकड़े पे ये देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है चीज। चलिए तो फंजाई और प्लांट सबको ले लिया, ठीक है, ये सबके सब किस में आ जाएंगे, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। द सेल वॉल in fungi is made up of chitin while green plant has a cellulosic cell wall। देखिए सेल वॉल जो होता है ना आपका काइटिन का बना होता है इसमें फंजाई में, और इसके अलावा सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। देखिए यहाँ पे काइटिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, काइटिन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको बना लें देख के, या तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ये काइटिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लगातार काइटिन जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है, काइटिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आपका ये फंजाई का सेल वॉल तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखें, और ये सेलुलोज, ठीक है, ये जो है सेलुलोजिक सेल वॉल और काइटिन का सेल वॉल। काइटिन का सेल वॉल किसके लिए होगा, फंजाई के लिए, और सेलुलोजिक सेल वॉल जो होगा ये किसके लिए होगा, ग्रीन प्लांट्स के लिए। किसके लिए होगा, ग्रीन प्लांट्स के लिए सेलुलोज पाया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर से खुरच के कुछ हरा सा पार्ट निकाल लेते हो तो आपने क्या निकाल लिया, उसका सेलुलोज निकाला। अगर कोई ग्रीन प्लांट है उसके ऊपर आप ऐसे अपने नेल्स से स्क्रैच करते हो तो आपके नेल्स में जो ग्रीन पार्ट्स लग गए हैं वो क्या है, सेलुलोज लगे हुए हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसी सेलुलोज के में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं क्लोरोफिल। आप चाहे तो उसको टिश्यू कल्चर में कल्चर मीडियम में डाल के किसी प्लांट को, और फिर उसके क्लोरोफिल को, उसके पिगमेंट को निकाल कर उसको स्टडी कर सकते हैं। लैब में भी टिश्यू कल्चर किया जाता है, इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आगे हम देखते हैं, देखिए कंसिडरिंग above the reasons two kingdom classification found inadequate for classification organisms, ठीक है, मतलब ये सब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये सही नहीं माना गया, ठीक है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिल रही थी। देखिए आर आई क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। बार बार समय बीतते बीतते क्लासिफिकेशन में क्या हुई, दिक्कतें आई और कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले। तो क्या हुआ, आफ्टर टू किंगडम क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट फेल्ट दैट अदर कैरेक्टर्स लाइक, और कुछ कैरेक्टर्स मिले जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हो सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रहा है आपको, कुछ अलग अलग चीजें देखने के लिए, जैसे न्यूक्लियस देखने के लिए मिला, न्यूक्लियोलस देखने के लिए मिला, राइबोसोम देखने के लिए मिला, इसके अलावा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिला, लाइसोसोम देखने के लिए मिला, इसके अलावा आपको जो है वैक्यूल देखने के लिए मिलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्रोमेटिन फाइबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो दो तरह का दिख रहा है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सीलिया, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। कहीं कहीं पे फ्लैजिला भी देखने के लिए मिलता है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आप कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल के बने हुए, जैसे कि क्या है, क्लैमिडोमोनास है, ठीक है। चलिए सेल स्ट्रक्चर की बात आई, इसके अलावा अगर हम देखें तो नेचर ऑफ सेल वॉल, अभी हमने बात किया, सेल वॉल किसी में काइटिन का बना हुआ है तो किसी में सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है और किसी में सेल वॉल है ही नहीं।
तो नेचर सेल वॉल का क्या होगा, अलग अलग। आ रहा बात समझ में? चलिए आगे देखें। ये देखिए सेल वॉल का नेचर कैसा है, इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे नीचे, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो किसका बना होगा, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का होता है बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिपोप्रोटीन, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। इन चीजों को हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए प्राइमरी सेल वॉल दिख रहा है जो मेन कोर सेल वॉल है, इसके अलावा मिडिल लेमिना देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ देखिए बात, यहाँ पे एक हेमी सेलुलोज, फिर सेलुलोज भी देखने को मिल रहा है। मैंने कहा सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, तो जो प्राइमरी सेलुलोज है, प्राइमरी सेल वॉल है, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या सेलुलोज देखने के लिए मिलेंगे। ये जो है सेलुलोज सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है आपको, प्राइमरी सेल वॉल में देखने के लिए मिल रहा है। फिर आता है मिडिल लेमिला, जिसमें देखिए पैक्टिन देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है, नेचर ऑफ सेल वॉल है। क्लियर है बात? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी इसके बारे में भी हमने बात किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉपिक, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो या कीमोसिंथेटिक हो जाए, या फिर आपका हाइड्रोट्रॉपिक हो जाए, उसमें आपका सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, उसमें आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। क्लियर बात? कुछ डिकम्पोजर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइट एनर्जी, देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, लाइट एनर्जी ले रहा है, क्लोरोफिल है इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपने पिगमेंट का यूज करेगा और क्या बना लेगा, अपना भोजन, अपना खाना खुद बना लेगा। चलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, CO2 ले रहा है, CO2 लेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, जो हम लोग यूज करेंगे, इन्वायरमेंट में आएगा। और क्लोरोफिल जो लीफ में प्रेजेंट है, लीफ में स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंजेस होंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा, तो जो ग्लूकोज होगा वो तैयार होगा। ग्लूकोज जो तैयार होगा वो फूड के रूप में यहाँ पे यूज होगा, और हम इसको क्या दे रहे हैं, वाटर। तो क्या क्या मिलना चाहिए, एक तो लाइट एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं सनलाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, सन से। CO2 कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से। हमें क्या देना होगा, वाटर। हम नहीं देंगे तो क्या करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, अर्थ से एब्जॉर्ब करेगा। जहां अर्थ से एब्जॉर्ब नहीं करता है वहां हमें देना पड़ता है, जैसे कि हमारे घर में रखे गमले में लगा पौधा। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल पहले से इसमें प्रेजेंट है। आगे बात होता है हैबिटेट। हैबिटेट अलग अलग तरह का हो सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक हैबिटेट आपको यहाँ दिख रहा है, जिस हैबिटेट का नाम क्या है, इस हैबिटेट का नाम क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट। कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक हैबिटेट का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्वेटिक फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन वाटर हो सकता है, मतलब खारा पानी, मीठा पानी, कैसा भी हो सकता है। गर्म जल हो सकता है, ठंडा जल हो सकता है, ठीक है। आपने प्लैंक्टॉन्स के बारे में सुना होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं। जहां भी गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलेगी वहां क्या पाए जाएंगे, प्लैंक्टॉन्स पाए जाएंगे, जिन्हें खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां आएंगी। ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट है। इसी की तरह आपको जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखने के लिए मिलेगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहां मैं लिख दे रहा हूं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म। लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, अब वो चाहे तो मार्शी लैंड में रह रहे हो, चाहे तो आपके जो, अच्छा एक बात बताओ, मार्शी लैंड से याद आया, मार्शुपियल्स सुना होगा आप लोगों ने। मार्शुपियल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे जरूर मुझे। मार्शुपियल्स क्या होते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे। और अगर आप नहीं जान रहे होगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना भी, सर आपने पूछा था मार्शुपियल्स क्या होते हैं, हमें नहीं पता है मार्शुपियल्स क्या होते हैं। आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए व्हाट आर मार्सुपियल्स, और मार्सुपियल्स के एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। या ये वर्ड आपने कहाँ सुना था, कहाँ पढ़ा था, ये बताइए। और ईमानदारी से गूगल का यूज करके आंसर नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है। अपने नॉलेज के लिए आप गूगल यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी ये नहीं लिखेगा सर मैंने ये आंसर खुद से बताया और गूगल यूज कर लिया हो। चलिए आगे देखें। टेरेस्ट्रियल समझ लिया आपने, एक्वेटिक समझ लिया आपने, ठीक है। तो ये सब हैबिटेट है, अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें,
आगे आता है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या हो सकता है? सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। क्लियर है बात? वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अलग अलग रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों की तो बात हुई ही नहीं, केवल और केवल हाइट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई जो है प्लांट की हाइट पे बात कर रहा है, कोई प्लांट के केवल हैबिटेट पे बात कर रहा है, कोई केवल जो है एनिमल के केवल ब्लड के कलर के हिसाब से बात कर रहा है। सॉरी। तो इसके हिसाब से ये नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को एक बार लिख लेंगे। चलिए, जो जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं आप इन्हें यहाँ पर लिख लीजिए, या तो आप इन्हें क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। कैरियोगैमी मतलब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो ये पूरा सेल है ये बन रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका प्लाज्मोगैमी मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तैयार हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मियोसिस हो रहा है, यानी सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये सेल डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है। सेल डिवीजन से क्या हो रहा है? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहा है। ये क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसके अलावा और भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि ये तो सेल डिवीजन के थ्रू हो गया। इसके अलावा आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ हो गया ब्रायोफाइलम में, जैसे कि स्टेम हो गया रोज में। इस तरह से बहुत तरीके का क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर आप सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक साथ आप पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ये यहाँ पे देखिए दिख रहा है, कॉमन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। देखिए, जैसे कि यह देखिए, बियर है, चैंपियन जी है, कॉमन मैमल एंसेस्टर्स। ठीक है, ये कॉमन हुआ करते थे। कॉमन कॉमन एमनियोट एंसेस्टर्स, जो एमनियोटिक एंसेस्टर्स हैं, लिजार्ड है। ठीक है, इस तरह से जो है जो जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। ठीक है, सनफिश को हो गया, या फिर जो लैम्प्रे हो गया, इन्हें बांटा गया है। ठीक है, कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर्स कौन हो गए? लैम्प्रे हो गए। तो ये कैसे कैसे बांटा गया है, इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से इन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, लास्ट का पॉइंट है, हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ एज टाइम। ठीक है, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चेंजेस देखने के लिए मिले, ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है। आगे की स्लाइड पे चलेंगे, हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब आया चैप्टर का सबसे कोर पार्ट। अभी तक तो कहाँ चूक रहे थे, कहाँ साइंटिस्ट से कमी रह रही थी, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे? उन कमियों को पूरा कैसे किया गया, किनके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो 1969 एक ईस्वी है। 1969 में एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, एक नाम आता है इनका, आर एच विटेकर। 1969 में एक नाम आता है आर एच विटेकर का, जिन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या आ गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे देखिए ये लाइन लिखा हुआ है कि आर एच विटेकर ने क्या दिया है? 1969 में दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया है भैया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। क्लियर है बात? ठीक है, किसने दिया है भैया? तो आर एच विटेकर ने। ये आर एच विटेकर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, 1969 में इन्होंने दिया है। क्या दिया है भाई? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये नाम बस याद रखना है आपको कि किसने दिया है, कब दिया है और क्या दिया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1969, आर एच विटेकर, ये 3 बातें आपको अपने जहन में बैठा लेनी है। ठीक है, तो क्या कौन सा था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन?
कौन से 5 किंगडम्स थे जिनके बारे में इन्होंने बात किया है? तो किंगडम्स थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्लियर है बात? पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? तो पहले हमने पढ़ा था केवल और केवल पढ़ा था हमने प्लांटे के बारे में, एनिमेलिया के बारे में। क्या ये पढ़ा था हमने? क्या नहीं पढ़ा था? ये भी नहीं पढ़ा था, ये भी नहीं पढ़ा था। ये 3 चीजें पहले नहीं थी। ये तीनों के तीनों किसमें थे? उन्हीं दोनों में फैले हुए थे। तो कैसे आए? क्योंकि जब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दिखने के लिए मिलने लगे तो क्या किया गया, उनमें से निकाल के इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया और अलग अलग किंगडम्स तैयार किए गए। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? आर.एच. व्हिटेकर ने। कब दिया है? 1969 में दिया है। ठीक है, क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या आएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्लियर है बात? यहां तक सब हो गया? चलिए एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो भी मैंने अभी पढ़ा है इसको एक बार आप लोग एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ेंगे। मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी केवल बुक नहीं है, एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए उसका ग्रंथ है। ठीक है, पढ़ना आपका धर्म है और आपका धर्म ग्रंथ आपके बुक्स होते हैं। आपका धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाएगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है भैया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। आप बोर्ड तो दोगे, बोर्ड में आएगा। बोर्ड नहीं दोगे, सीयूईटी दोगे। बोर्ड दे चुके होगे तो सीयूईटी दोगे। सीयूईटी नहीं देना है तो नीट देना है। नीट नहीं देना है पैरामेडिकल कुछ ना कुछ तो करोगे। कुछ नहीं करोगे, आगे मान लो ग्रेजुएशन करना है, कुछ तो होगा। ग्रेजुएशन करना है तो वहां पे भी आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड धीरे धीरे आना शुरू होगा। जिसका पकड़ एनसीईआरटी पे होगा वही आगे अच्छे से जल्दी ग्रो कर पाएगा। तो आप एनसीईआरटी से लगातार पढ़ते रहेंगे। जो जो चैप्टर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले क्लास में हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। इस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो द सोवरेन इंस्टीट्यूट में आपको क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जिसकी ऑफलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। थैंक यू।